वेलकम बैक ऑन सिविल सर्विस प्रोडक्शन। सो एवरीबडी, आंसर राइटिंग गाइडेंस प्रोग्राम के अंतर्गत आज एपिसोड 5 में आपका स्वागत है। सो देखिए, इसमें आपके जो सजेशंस आते हैं कमेंट के जरिए, उसको मैं 1 बाय 1 करके रीड करता हूं और कोशिश करता हूं कि आपको जवाब दे सकूं और एक हॉनेस्टी लेवल से आपको हर एक बात को समझा सकूं। ठीक है, जो भी आपकी बातें होती हैं। ओके, मैं जिस ईमानदारी से इस आंसर राइटिंग गाइडेंस प्रोग्राम को करवा रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी उसी ईमानदारी से इसको प्रैक्टिस में करेंगे। देखिए, यहाँ पर जो फॉर्मेट अभी तक यूट्यूब में कराया जा गया था कि आंसर राइटिंग कंप्लीट रहता है और आपको ये बताया जाता है कि यहाँ पर इस हिसाब से लिखा जाता है, यहाँ पर इस हिसाब से लिखा जाता है, यहाँ पर इस हिसाब से लिखा जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर आपके लिए स्पेशल क्या कर रहा हूँ कि मैं आपके लिए लिख रहा हूँ ताकि आप मोटिवेट रहो और वीडियो जब देख रहे हो तो वीडियो को पॉज करो और एक आप पेन कागज़ उठाओ और जिस तरह से यूपीएससी का फॉर्मेशंस होता है पेज का, उसी हिसाब से आप मेरे साथ में लिखो। आप यहाँ पे दो मुनाफा में रहोगे। पहला ये होगा कि आपकी एक हैबिट बनेगी कंप्रिहेंसिव लिखने की। दूसरा क्या होगा कि आपके पास कंटेंट का भी प्रिपरेशंस होगा। अभी मैं हिस्ट्री को लेकर चल रहा हूँ। पहले मैं जीएस फर्स्ट करूँगा, फिर जीएस सेकेंड करवाऊँगा, फिर जीएस थर्ड, फिर जीएस फोर करवाऊँगा और लास्ट में इतनी हैबिट करवा दूंगा, इतना प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा बिल्डअप हो जाएगा और फिर लास्ट में आपको किसी को भी पैसा दे करके कोचिंग ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सो मेन मोटिव यही है। देखिए, आज का जो क्वेश्चंस है वह 150 वर्ड में लिखना है। टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चंस है। सिविल सर्विस पूरा ऑफिशियल पे भी आप अपने आंसर को लिख करके आप वहाँ अपलोड कर सकते हैं। रिमार्क वहाँ पर भी किया जाएगा। ठीक है। सो डलहौजी की साम्राज्यवादी नीतियों की चर्चा करें। 150 वर्ड में लिखना है और 10 मार्क्स का यह क्वेश्चंस है। जब 150 वर्ड में लिखना है तो मान के चलिए कि आपको 2 पेज दिए जाएंगे। ठीक है। सो देखिए, ये पेज फर्स्ट हो गया, ये पेज सेकेंड हो गया। हालांकि यहाँ पे मैं पेज थर्ड, पेज फोर भी मेंशन किया हूँ। ठीक है, लेकिन टोटल आप उम्मीद करके चलिए कि 2 पेज आपको दिए जाएंगे, 2 से 3 पेज, जिसमें कि आपको 150 वर्ड कंप्लीट करने होते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन होता है 250 शब्द वाला, एक होता है 150 शब्द वाला। जो 250 शब्द वाला क्वेश्चन होता है वो थोड़ा सा आसान होता है लिखने में। जो 150 शब्द वाला होता है थोड़ा सा वो क्रिटिकल हो जाता है लिखने में। वो बात करेंगे कैसे, वो ऐसे देखिए हो जाता है जैसे कि हमने पिछले वीडियो में एपिसोड 4 में बात किया था कि जब 150 शब्द में बात करना होता है तो बिल्कुल हमें टू द पॉइंट कोर पे बातें करनी होती है। लेकिन जब 250 वाला होता है थोड़ा सा हम सारांश को लेकर चलते हैं, थोड़ा सा परिभाषा को लेकर चलते हैं, पॉइंट पे मेंशन करते हैं, थोड़ा सा परिभाषा भी मेंशन करते हैं, थोड़ा अपनी ओपिनियन को लेकर चलते हैं, जो कि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग में अपने प्रिपरेशंस को किए होते हैं। ठीक है। तो 150 वाले में ना बिल्कुल छोटी सी भी गलती इग्नोर आपकी नहीं की जा सकती। 250 वाले में एक ओवरव्यू दिया जाता है, ओवरव्यू के साथ साथ अशुद्धियां नहीं कर सकते हैं। एक हमारे पास कमेंट आया था कि जो एपिसोड फर्स्ट या समथिंग एपिसोड सेकेंड है उसमें कुछ शब्दों की अशुद्धियां हुई हैं लिखने में। देखिए, मैं आपसे पहले भी बता चुका हूं कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, लिखते समय यही सब तो ध्यान देना है ना कि पहली बात आपको लिखना है तो अशुद्धियाँ ना हो। दूसरी बात, अगर अशुद्धियाँ हो रही हैं तो दूर कैसे किया जाए, तो इसको मैंने बताया था कि इसका कैसे फार्मूला, क्या फार्मूला है कि इसको दूर किया जाए। उसका फार्मूला है कि डेली आप एक पैरा हिंदी न्यूज़पेपर का पढ़ो। अगर आपको हिंदी में आंसर राइटिंग करनी है तो हिंदी का न्यूज़ पैरा पढ़ो, जहाँ पर जैसे मान के चलिए कि क्यों है। ठीक है। अब यहाँ पर एक क्यों का बिंदी होता है, एक होता है क्यों। ठीक है। अब यहाँ पर बिंदी नहीं है, तो अब जब न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर में जब पूरा पैरा पढ़ते हो तो वहाँ पर आप इस अशुद्धियों को पूरा कर पाओगे। एक होता है बड़ी की, एक होता है छोटी की। तो जब हम हिंदी के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो जैसे बड़ी की है, ठीक है, अब यहाँ पर गैपिंग नहीं होती है। जो छोटी की है, जब छोटी की का यूज करते हैं तो गैपिंग थोड़ा थोड़ा सा लैग करते हैं, फिर अगले सेंटेंस को पढ़ते हैं जो इसके आगे का मेंशन होता है। क्लियर क्लियर। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि थोड़ा सा हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालिए। देखिए, वहां से भी आपको 2 फायदा होने वाला है। पहला फायदा है कि आप बिल्कुल अवेयर रहोगे करंट अफेयर से। हालांकि हिंदी न्यूज़पेपर में उतना अच्छा करंट अफेयर नहीं आता है, लेकिन एक अवेयरनेस आपके अंदर पैदा होगी कि डेली के डेली दुनिया में क्या हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्या हो रहा है, सामाजिक लेवल पर क्या हो रहा है, या जिस क्षेत्र से हम संबंधित है वहां पर क्या हो रहा है। ठीक है।
दूसरा क्या होगा, दूसरा आपको होगा कि ये जो कॉम्प्रिहेंसिव डील करने का जो आदत है ना आपके अंदर आ जाएगी। तो दो फायदा तो हुआ ना, चाहे वो हमारे काम के न्यूज़पेपर हो चाहे ना हो, लेकिन दो फायदा हुआ। अब थोड़ा सा जब आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो इन सब बातों को, मात्रात्मक जो हमारी गलतियां हो जाती हैं उसको भी ध्यान देना है कि मात्रात्मक गलती ना हो। तो ये न्यूज़पेपर ही सुधार कर पाएगा, क्योंकि अब वो एज नहीं रहा, अब वो समय नहीं रहा कि अब हिंदी व्याकरण पढ़ो आप। तो न्यूज़पेपर को पढ़कर इस कमी को दूर किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब हम बेसिक पे बात कर लिए। ठीक है, हमने 250 और 150 के शब्दों का जो अंतराल होता है हमने इस पे बात कर लिया। ठीक है, आज कुछ और नया सीखते हैं आंसर राइटिंग करते समय। ठीक है, सो डलहौजी की जस्ट वेट। सो देखिए, ऐसा है ना कि आप सिर्फ वीडियो को देखो मत, मेरे साथ आप पार्टिसिपेट करो। आप भी ना यहाँ पर वीडियो को पॉज करो, तुरंत अपना कॉपी पेन लो और लिखना शुरू करो। ठीक है, जो भी लिखता है, जो भी लिखना है लिखो लिखो। ठीक है, लिखो। उसके बाद आप यहाँ के जो राइटिंग स्किल सिखाई जा रही हैं, यहाँ से अपनी लिखावट को आप कंपेरिजन करो। इससे बेहतर भी लिख सकते हो, इससे बुरा भी लिख सकते हो। तो इसमें होना कुछ नहीं है, सीख रहे हैं ना, तो सीखने में अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों साथ में लेके चली जाती हैं। ठीक है, तो डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति। ठीक है, डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति। अब पहली बात यहां पर देखिए, दो बातों को ध्यान देना है, एक तो साम्राज्यवादी नीति और दूसरा डलहौजी। एक साम्राज्यवादी नीति, दूसरा डलहौजी। डलहौजी के बारे में हमको जानना है। जब डलहौजी के बारे में हम जानेंगे तो उसकी जो नीतियां थी, साम्राज्यवादी नीतियां थी, वो क्या थी उसके बारे में भी हमको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो एक ओवरव्यू बात करते हैं। देखिए, जो डलहौजी है वो भारत में 8 साल तक रहा था। 8 साल का उसका साम्राज्य था। 8 सालों में उसने महत्वपूर्ण 8 राज्यों को अपने अंतर्गत, अपने प्रशासन के अंतर्गत उसने अधिग्रहण उसका किया। ठीक है, तो देखिए, जो उत्तर होता है वहां पर क्या होता है, पहला जो नंबर होता है वो इंट्रो का होता है। ठीक है, इंट्रो का होता है। ठीक है, जिसको हम भूमिका कहते हैं, जिसको हम भूमिका कहते हैं। ठीक है, दूसरा होता है कि जो क्वेश्चंस की बॉडी होती है, ठीक है, बॉडी होती है, इसमें थोड़ा सा हम सारांश को लेकर चलते हैं क्वेश्चंस के डिमांड के अनुसार। लास्ट में जो तीसरा नंबर होता है यह निष्कर्ष होता है, यह निष्कर्ष होता है। ठीक है, तो इनको हमें कंप्लीट करना होता है। अब 150 शब्दों का क्वेश्चंस है, तो मान के चलिए कि हमारा जो भूमिका है वह ज़्यादा नहीं, वह 20 से 25 शब्द में आएगा। ठीक है, 20 से 25 शब्द में, 23 शब्द में आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जो हमारा निष्कर्ष है ये भी हमारा 25 शब्द में, मान चलिए कि 20 से 25 शब्द में होगा। ठीक है, 25 अब प्लस 25, 25 हो गया 50। ठीक है, बचा कितना, 100 शब्द में हम क्या करेंगे, 100 शब्द में अपनी बॉडी को लिख देंगे। क्लियर। इस तरह से सॉरी, जब क्वेश्चन आता है तो आप उसको पहले तुरंत स्ट्रक्चर तैयार करो, रफली स्ट्रक्चर तैयार करो। विदाउट स्ट्रक्चर तैयार किए आप आंसर राइटिंग नहीं कर सकते हैं। डलहौजी के बारे में बहुत आसान है, आप लिख सकते हैं, बहुत पहले से टीवी पे भी सीरियल चलता आ रहा है, तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। लेकिन क्या जो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है वो डिमांड को हम पूरा कर पा रहे हैं? ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, आप ये मत समझना कि ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन आ चुका है, संघ लोक सेवा आयोग के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, सो प्लीज थोड़ा सा बातों को ध्यान दीजिए कि आप एक नॉर्मल राइटिंग से हटकर एक एस्पिरेंट राइटिंग पे आएंगे। एक यूपीएससी के आंसर राइटिंग के स्किल से आप अपनी बातों को कहने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं। आई होप सो कि इसको आप नोट कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए, सो इतनी सारी बातें हो गई, अब आते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा जो भूमिका है, देखिए मैं हर वीडियो बताता हूं कि जो भूमिका मैं लिखता हूं ना, भूमिका के अंतर्गत जो लिखना है वो आपको लिखना है। मैं यहाँ पे भूमिका जैसा ये जो वर्ड लिखता हूँ आपको नहीं लिखना है, लेकिन कुछ इसमें भाई लोग बहन लोग नए होंगे ना, तो उनको मैं बताने के लिए लिख रहा हूँ कि भूमिका में हम क्या लिख रहे हैं। फिर मैं नीचे लिखूंगा बॉडी में क्या लिख रहे हैं, फिर निष्कर्ष लिखूंगा, निष्कर्ष में क्या लिख रहा है। तो ये आपको नहीं लिखना है, ये बस मुझे लिखना है, ताकि मैं आपको बता सकूं कि इसके अंतर्गत मैं क्या लिख रहा हूं। ठीक है, तो देखिए डलहौजी का एक ओवरव्यू नॉलेज क्या है कि जो डलहौजी था ना, 1948 में भारत में आया था। ठीक है, और 1956 तक, यानी 1856, ये देखिए, सॉरी 1900 नहीं, सॉरी
1848 में आया था और 1856 तक डलहौजी का कार्यकाल था भारत में। ठीक है, पहले मैं समझ लीजिए, आप समझ लीजिए, सिर्फ बिल्कुल फ्लो में लिखोगे आप, ठीक है ना। तो 1848 से 1856 तक का डलहौजी का भारत में कार्यकाल था। ठीक है, वो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल का प्रतिनिधित्व कर रहा था। तो हमको ये भी पता है कि वह गवर्नर जनरल का प्रतिनिधित्व कर रहा था। ठीक है, हमने दो बातें इसको यहाँ से सीखा कि दो बातें वो है कि वो प्रतिनिधित्व कर रहा था। ठीक है, उसने सबसे बड़ा क्या क्या नीति लाया था, तो व्यापकत्व की नीति उसकी सबसे प्रसिद्ध, सबसे पॉपुलर और सबसे प्रतिशोध वाली नीति कही गई थी, व्यापकत्व की नीति, जिसको कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिए कि उसकी जो नीति था, उसकी नीति का नाम था व्यापकत्व की नीति। ठीक है, व्यापकत्व की नीति उसकी सबसे प्रतिशोधक नीति सिद्ध हुई। ठीक है, इसके अंतर्गत उसने महत्वपूर्ण राज्यों को, महत्वपूर्ण क्षेत्रों को अपने साम्राज्य के अंतर्गत लाया था। और इसके बारे में क्या जानते हैं हम और क्या बात कर सकते हैं। ठीक है, तो जो डलहौजी था, ठीक है, उसके अंतर्गत भारत में ना 3 प्रकार के राज्य थे। डलहौजी के अनुसार भारत में 3 प्रकार के राज्य थे। कौन कौन थे? पहला कौन था? वह राज्य जो कभी मुगलों के अंतर्गत नहीं थे। ठीक है, कभी मुगलों के अंतर्गत नहीं थे। ठीक है, जो कभी कर नहीं दिया। अभी मैं ना पूरा आंसर राइटिंग करवाऊंगा, अभी मैं एक ओवरव्यू बता रहा हूं। कुछ ऐसे होंगे जिनको डलहौजी के बारे में पता होगा, वो भी थोड़ा सा आप वो तुलना करो कि आपको पता है तो किस लेवल से पता है, क्या आप आंसर राइटिंग के हिसाब से आप अपने पास नॉलेज रखे हैं कि एक ओवरव्यू आपने नॉलेज रखा है। ठीक है, तो मैं सारे कंटेंट को बता रहा हूं, आप कंटेंट को नोट करो, फिर मैं आपके साथ ही आंसर राइटिंग करूंगा, आप भी साथ में करोगे, तब एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा कि हमें डिमांड कैसी कैसी होनी चाहिए और हमारे पास प्रिपरेशन किस लेवल का होना चाहिए। ठीक है, तो गवर्नर जनरल का प्रतिनिधित्व कर रहा था। समय क्या था? 1848 से 1856 का। व्यापकत्व की नीति उसकी नीति थी। कभी मुगलों, भारत में 3 तरह के राज्य थे। पहला राज्य वो था जो कभी मुगलों के अंतर्गत नहीं थे, कभी मुगलों को उन्होंने कर नहीं दिया। दूसरा वह राज्य जो अंग्रेजों द्वारा बसाया गया था। ठीक है, वह राज्य जो अंग्रेजों के द्वारा बसाया गया था। ठीक है, ठीक है, चलिए तीसरा किस प्रकार का राज्य था? वह राज्य जो मुगलों के उत्तराधिकारी के राज्य के रूप में कार्य किए हों। ठीक है, मुगलों के उत्तराधिकारी के रूप में कार्य किए हों। ठीक है, आई होप सो आप इसको नोट कर रहे होंगे। ठीक है, सो ऐसे जो तीनों राज्य थे ना, डलहौजी अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाना चाहता था। इन तीनों को, ये जो तीनों हैं, इनको डलहौजी अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था। ठीक है, और साथ में उसका कहना क्या था? ठीक है, साथ में वो क्या कहना चाह रहा था कि जो वास्तविक राजवंश हैं वह अस्तित्व में रहने चाहिए, बाकी जो हैं उनको ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत में लाना पड़ेगा। ठीक है, जो वास्तविक राजवंश हैं वो तो अस्तित्व में रहेंगे, लेकिन उसके अलावा, जैसे कि जिन्होंने अपने उत्तराधिकारी को गोद लिया हो, किसी ऐसे साम्राज्य जहां पर कि वंश ना हो, तो उन्होंने बच्चों को गोद लिया हो, उत्तराधिकारी को गोद लिया हो, तो ऐसों को वह अपने साम्राज्य के अंतर्गत मिलाना चाहता था। ठीक है, क्लियर? सो ये सब देखिए कार्य था जो कि हमें डलहौजी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, सो 8 जो राज्य थे ना, वो ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना लिया गया। 8 साल का उसका कार्यकाल था भारत में। 8 सालों में उसने 8 राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाने का कोशिश किया और सफलता भी पाया। ठीक है, तो ये हमने पूरा का पूरा सारांश के बारे में बात कर लिया कि हमको किस लेवल की जानकारी होनी चाहिए और हमको लिखना क्या क्या है। आई होप सो कि आप सारा कुछ नोट कर चुके होंगे। चलिए अब लिखते हैं, आप भी हमारे साथ लिखो, और अगर आप चाहते हो तो अपनी कॉपी को आप लिखने के बाद सिविल सर्विस पूरा ऑफिशियल पे आप पोस्ट कर सकते हैं।
ठीक है, अपने आंसर को वहाँ पे भी रिव्यू बिल्कुल ईमानदारी से ही की जाती है। चलिए अब बात करते हैं और लिखते हैं, ठीक है। चलिए, भूमिका में हमको क्या लिखना है, ठीक है, भूमिका पे हमको क्या लिखना है। देखिए, जो 1848 था ना, 1848 में लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बना, जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन करना था, ठीक है। तो इसको लिखेंगे, चलिए लिखते हैं। 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बना, ओके, बना, जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक भारतीय राज्यों को अधिक से अधिक भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन करना था। ब्रिटिश अधीन लाना था, अधीन करना था, कुछ भी लिख सकते हैं। क्लियर। चलिए इसको काउंट करते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलिए 12 15 यहाँ पर आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सो 8 यहाँ पर आ गया, ठीक है। सो 3 यहाँ पर 2, टोटल 23 शब्दों में हमने भूमिका को कंप्लीट किया, ठीक है। अब आते हैं बॉडी के अंतर्गत, अब आएंगे बॉडी में, ठीक है। बॉडी में क्या लिखना है। सो जो डलहौजी, देखिए क्वेश्चंस पे आते हैं। डलहौजी के साम्राज्यवादी नीति, हमने डलहौजी के बारे में थोड़ा सा बात कर लिया, वो क्या चाहता था भारत में, हमने एक ओवरव्यू दे दिया भूमिका में। भूमिका यहाँ पर खत्म हो गया। अब आते हैं बॉडी पे। बॉडी पे क्या लिखेंगे, डलहौजी की जो साम्राज्यवादी नीति थी ना, इस साम्राज्यवादी नीति को हम लिखेंगे यहाँ पर, वो भी ऐसा लिखना पड़ेगा कि 100 वर्ड में वो चीज़ें, वो मैटर पूरा आ जाए, ठीक है। तो याद रखना है कि 100 शब्दों का लिमिटेशन लेकर चलना है। अब इन 100 शब्दों में देखिए 80 भी हो सकता है, ठीक है, और 120 भी हो सकता है। इसके ना ही इससे कम लिखना है और नहीं 120 से हमको ज़्यादा लिखना पड़ेगा। ओवरव्यू इतना हम 10-20 आगे पीछे कर सकते हैं। रह गई बात कि हम अपनी बातों को समझा सकें अगले को कि भाई हमने जो बात कहा है, आप एक फ्लो में उस बातों को समझ जाओ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति। डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति, ठीक है। जस्ट वेट, बहुत बड़ा लिख दिया क्योंकि यहाँ मुझे कुछ और बताना है। डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति। अब इसको क्या करेंगे, ब्लैक पेन से घेरा कर देंगे, ठीक है। ब्लैक पेन से घेरा कर देंगे, या ब्लू पेन से लिख रहे हैं तो ब्लू पेन से ही घेरा करेंगे क्योंकि समय कम रहता है। तो ब्लैक पेन वहाँ पे हो सकता है कि समय की कमी रहे तो ब्लैक ब्लू चेंज ना कर सके, तो वहाँ ब्लू से लिखकर ब्लू से ही घेरा कर दो। अब यहाँ पे जो जस्ट वेट, यहाँ पे डैश दोगे आप ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे ना, यहाँ का जो ये जो स्पेस है, यहाँ कुछ मत लिखना, ठीक है, थोड़ा सा आंसर प्रभावी लगेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर मैंने बताया था एक कॉन्सेप्ट कि आप 1 2 3 4 5 करके मत लिखो। मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि अगर एग्जामिनर को मान लीजिए 10 पॉइंट पता है, अब यहाँ पर आपने 5 पॉइंट में बातों को ख़त्म कर दिया, तो उसको थोड़ा सा बुरा लगेगा कि यार 10 तो मुझे पता है, 10 चीज़ें थी, यहाँ पे इसने 5 ही पॉइंट लिखा है, 5 ही पॉइंट लिखा है। इसका मतलब है कि इसको अधूरा ज्ञान है या ये जानता नहीं है। तो एक काम करो, इस चीज़ पे नहीं फंसना है क्योंकि हमको एग्जामिनर को खुश करना है। यहाँ पर हम ना या तो एरो से लिखो ऐसे करके, पॉइंट, ठीक है, या
ऐसे लिखो, इस तरह से पॉइंट डॉट करो, ठीक है, थोड़ा सा बोल्ड डॉट रहे, क्लियर, ऐसे लिखना है। अब क्या लिखेंगे, ठीक है, तो डलहौजी की जो साम्राज्यवादी नीति थी उसकी क्या महत्वपूर्ण बातें थी, तो वहां पे क्या था कि व्यक्तिगत की नीति या राज्य अपहरण की नीति उसने अपनाया था, ठीक है, जो साम्राज्यवादी नीति थी, ठीक है, जस्ट वेस्ट, साम्राज्यवादी जो उसका नीति था, नीतियां क्या थी, ठीक है, कि अपहरण या गोद निषेध किया उसने, अपहरण की नीति था उसका, ठीक है। उसके बाद क्या इसने किया, कुशासन और भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर राज्य को अपने अंतर्गत किया, ठीक है, कुशासन का आरोप, ठीक है, की नीति, ठीक है। तीसरा क्या था, पेंशन या पद की समाप्ति उसने की, पेंशन या पद की समाप्ति उसने किया, ठीक है, क्लियर। और युद्ध व आक्रमण की उसने नीति अपनाई, ठीक है, युद्ध व आक्रमण की उसने नीति अपनाई। तो इसी को लिखना है, ठीक है, तो आप स्ट्रक्चर ये समझ गए, ठीक है। तो ये जो मैंने लिखा है आप इसको चाहो तो आप पैरे में बिल्कुल डायग्राम के हिसाब से मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज इसी बातों को पॉइंट में आप लिख सकते हो, इसी बातों को पॉइंट में लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो इन नीतियों पे लिख दो कि उसने जो जो नीति अपनाई थी भारत में। तो पहला क्या था, राज्य अपहरण या गोद निषेध नीति, गोद निषेध नीति। नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि कुशासन और भ्रष्टाचार के आरोप की नीति उसका था, कुशासन और भ्रष्टाचार के आरोप की नीति। नेक्स्ट क्या था, पेंशन और पदों की समाप्ति की नीति, पदों की समाप्ति की नीति। और लास्ट क्या था, युद्ध और आक्रमण की नीति, युद्ध और, भाई जो उसकी बातों को मान जाता था उसके अंतर्गत ठीक है, नहीं, लास्ट में था युद्ध और आक्रमण की नीति, आक्रमण की नीति, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये जो चारों पॉइंट हैं 1 2 3 4, ठीक है, जो चारों पॉइंट हैं इसमें से क्या करना है, 1 बाई 1 का छोटा 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 मैटर लिख देना है, ठीक है। जैसे राज्य अपहरण या गोद निषेध नीति था, ठीक है, यहां पे लिख दो। नंबर 1, राज्य अपहरण या गोद निषेध नीति, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है, इसको अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। अब यहां पे लिखना है, क्या लिखना है कि भारत में प्राचीन काल से ही देखिए जो गोद लेने की प्रथा थी चली आ रही थी, ठीक है, क्लियर। लेकिन जब किसी राजा को पुत्र नहीं होता था तो वह हिंदू परंपरा के अनुसार किसी बालक को उत्तराधिकारी के रूप में गोद ले लेता था, ठीक है, ठीक है। लेकिन जो डलहौजी था, डलहौजी की नीति के अनुसार ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार था कि वह किसी राज्य को गोद लेने की अनुमति प्रदान करे या नहीं, ठीक है। सो डलहौजी ने इस नीति का कठोरता से पालन किया और सतारा, जैतपुर, संभलपुर, नागपुर, झांसी को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया, ठीक है। तो पूरा मामला न लिखे, बस आप इतना लिख दो कि प्राचीन भारत से भारत में परंपरा, जस्ट वेट,
जस्ट वेट। वेट वेट वेट। से देखिए, भारत में जो परंपरा था कि प्राचीन भारत में, प्राचीन प्राचीन भारत से परंपरा था कि उत्तराधिकारी को गोद ले सकते हैं, ठीक है, ठीक है, बशर्ते बशर्ते ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश सरकार से अनुमति, ठीक है, ब्रिटिश सरकार से अनुमति प्रदान करना था, अनुमति लेना था, ठीक है, अनुमति लेना था, ठीक है। लेकिन इस प्रथा का डलहौजी कट्टर विरोधी था, ठीक है, विरोधी था। उसने गोद प्रथा का विरोध किया और इसके अंतर्गत सतारा, जैतपुर, संभलपुर, नागपुर तथा झांसी का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया। झांसी का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि कुशासन और भ्रष्टाचार के आरोप की नीति, ठीक है, कुशासन और भ्रष्टाचार के आरोप की नीति। इसको आप क्या करोगे, अंडरलाइन करोगे, ठीक है, थोड़ा सा बोल्ड दिखेगा ये। अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, अब यहाँ से लिखना है, ठीक है। तो क्या नीति थी कि डलहौजी ने इस नीति का जो शिकार था ना, वो अवध का नवाब तथा हैदराबाद के निजाम हुए, ठीक है, लिख दीजिए। डलहौजी के इस नीति का शिकार अवध का नवाब व हैदराबाद के निजाम हुए, ठीक है, हैदराबाद के निजाम हुए, ठीक है। सो 1800, आपको याद होगा कि 1856 में अवध पर कुशासन का आरोप लगाया गया और अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत कर लिया गया। तो इस पॉइंट को आप मेंशन कर दीजिए कि 1856 में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर
अवध को ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत विलय कर लिया गया। ठीक है, क्लियर। तीसरा क्या था पॉइंट इनका कि पेंशन और पदों की समाप्ति की नीति। चलिए इसको भी लिख लेते हैं। पेंशन और पदों की समाप्ति की नीति। ठीक है, अब इसको अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, जस्ट वेट, आप इसको अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, देखिए मैं बहुत बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, अदरवाइज ये पूरा मुद्दा ना आपको इतने से इतने में आ जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ का जो स्पेस बचेगा यहाँ कुछ नहीं लिखना है, आपको यहाँ से राइटिंग करनी है। अब क्या लिखोगे, देखो ये क्या मतलब था। जो कंपनी जिन राज्यों को अपने शासन में सम्मिलित करना चाहती थी ना, वहाँ के शासकों को पेंशन देती थी, लेकिन डलहौजी ने क्या किया कि 1853 में कर्नाटक के नवाब की मृत्यु के पश्चात उसके वंशजों का जो राज था ना, मतलब जो राजशाही था उसको समाप्त कर दिया। और 1853 में पेशवा बाजीराव की मृत्यु के पश्चात उसने दत्तक पुत्र नाना साहब जो थे, जो कि कानपुर में चले गए थे उस समय, ठीक है, उनको पेंशन देना बंद कर दिया और इनके राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य के सीधे नियंत्रण में ले आया। ठीक है, क्लियर। तो ये भी लिख सकते हैं, या इस मैटर को आप क्या करेंगे कि पेशवा से भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए 150 वर्ड में है, लेकिन हम पूरे मैटर को लिख देते हैं ताकि आपके पास एक नोट्स भी तैयार हो जाए। तो कंपनी जिन राज्यों को अपने शासन की समाप्ति करना चाहती थी, वहां के शासकों को पेंशन देती थी। ठीक है, लेकिन डलहौजी ने, यहां से लिखते हैं डलहौजी ने, ठीक है, डलहौजी ने क्या किया, 1853 में कर्नाटक के नवाब की मृत्यु के पश्चात इसके वंशजों का राजपद समाप्त कर दिया। ठीक है, और 1853 में पेशवा बाजीराव की मृत्यु के पश्चात उसके दत्तक पुत्र नाना साहब को पेंशन देना बंद कर दिया। ठीक है, और 1853 में ठीक है, 53 में जो पेशवा बाजीराव की मृत्यु के पश्चात उसके दत्तक पुत्र थे नाना साहब, उनको पेंशन देना बंद कर दिया और इनके राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत सीधे नियंत्रण में ले लिया। ठीक है, ओके। चौथा क्या था, युद्ध और आक्रमण की नीति। ठीक है, सो देखिए आप ऊपर का लिख चुके होंगे, तो मैं यहां पे इसको थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, क्लियर। सो चौथा क्या था, चौथा नंबर था कि युद्ध और आक्रमण की नीति। युद्ध और आक्रमण की नीति। अब इसको क्या करेंगे, ये मैंने चौथा बताने के लिए लिखा, आप यहां पे बस युद्ध और आक्रमण की नीति करके आप इसको अंडरलाइन ऐसे कर देना। ठीक है, ये क्या था, जो डलहौजी ने युद्ध द्वारा 1848 से 1849 में सिखों को पराजित कर पंजाब पर अधिकार कर लिया। तो अब इसको बस नॉर्मल लिख दो आप कि 1848 से 49 के बीच सिखों, क्लियर, सिखों को पराजित कर, जस्ट वेट, पराजित कर, ठीक है, पराजित करके जो पंजाब था वो पंजाब पर अधिकार कर लिया, पंजाब पर
अधिकार कर लिया। क्लियर। और 1849 में सिक्किम तथा 1852 में निचले बर्मा को अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत मिला लिया। ठीक है, तो 1849 में सिक्किम, 1849 में सिक्किम को अंग्रेजी साम्राज्य के अंदर मिला लिया गया। और 1852 में निचला जो बर्मा था उसको अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत मिला लिया गया। निचला बर्मा को अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत मिला लिया गया था। ठीक है, तो आई होप सो कि आप पूरे मामले को समझ गए। अब निष्कर्ष क्या था, तो निष्कर्ष में आप बस यही लिख दोगे कि जो डलहौजी था, डलहौजी ने भारत के मानचित्र में इसी गति और पूर्णता से परिवर्तन किया और सैन्य अभियान से भी संभव नहीं था, तो दूरगामी परिणाम निकालकर राज्यों को अपने क्षेत्र के अंतर्गत उसने मिला लिया। ठीक है, अगर ये आपको स्टेंजा ठीक लगे तो ठीक है, नहीं सिंपल से लिखिए कि सहायक संधि ने सुरक्षा के बदले भारतीय विदेशियों की राष्ट्रीय भावना की साहस और सैन्य संगठन संप्रभुता और। ठीक है, तो अपने हिसाब से आप निष्कर्ष को सुव्यवस्थित कर सकते हैं। अदरवाइज चलिए यहां पे छोटा सा मैं जगह लेता हूं आपका। ठीक है, जस्ट वेट। ठीक है, अदरवाइज आप क्या करेंगे, निष्कर्ष के लिए क्या लिखेंगे, साफ साफ कि द्वैध शासन ने नवाब को कठपुतली बनाकर कंपनी को, ठीक है, कठपुतली में परिवर्तित कर दिया। या सिंपल छोटा सा क्या लिख देंगे कि डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में इस नीति से परिवर्तन किया जो अन्य जो सैन्य अभियान थे उससे संभव नहीं थे। तो यहां पे लिख दीजिए। ठीक है, कि डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में इस गति से परिवर्तन किया जो अन्य सैन्य अभियान से संभव नहीं था। सैन्य अभियान से संभव नहीं था। ठीक है, या तो आप इसको मेंशन करो, या आप वाला जो मैंने शुरू में मैसेज बोला था कि डलहौजी ने 8 सालों में 8 साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य के 8 राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत मिला करके अपना लोहा मनवाया था या अपनी नीति को आधार दिया, आप इस भी लाइन को निष्कर्ष में लिख करके आगे बढ़ सकते हैं। सो एवरीबॉडी, आई होप सो कि आप इस आंसर राइटिंग से कुछ सीखे होंगे। सो प्लीज आप कंटिन्यू लगे रहिए और जुड़े रहिए। हम लोग कुछ न कुछ नया डेली कुछ न कुछ बात करते रहेंगे, क्या हमारे लिए सही है, क्या लिखना चाहिए, क्या उचित है। ठीक है, और हमने बात किन पे किया, तो देखिए क्वेश्चंस होता है, क्वेश्चंस की भूमिका होती है, बॉडी होता है और निष्कर्ष होता है। हमने भूमिका में क्या बात किया कि 1848 ईस्वी में जो लॉर्ड डलहौजी था भारत का गवर्नर जनरल बना, जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत मिलाना था। भाई तभी ना उसने 8 सालों में 8 राज्यों को अपने अंतर्गत ले लिया। और उसकी सबसे महत्वपूर्ण नीति कौन सी थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसको कि हम व्यापकत्व की नीति कहते हैं। इसमें हुआ क्या था कि गोद लेने की जो प्रथा था उसको समाप्त उसने कर दिया। उसने बोला कि जो राज्य के पास अपने जन्म लिए हुए बच्चे होंगे, जो कि राजा से जन्म हुआ बच्चा होगा वही उत्तराधिकारी बनेगा, अन्यथा गोद लिए हुए बच्चे को हम उस राज्य का उत्तराधिकारी, उस पूरे साम्राज्य को उत्तराधिकारी नहीं मानेंगे। उस प्रॉपर्टी का मालिक हो सकता है, अदरवाइज पूरे उस क्षेत्र का उत्तराधिकारी वो नहीं हो सकता। और ऐसे राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आना पड़ेगा। ठीक है, जिसके अंतर्गत सतारा, जैतपुर, झांसी, संभल, इसको उन्होंने मिला लिया। और जिनको की गोद प्रथा वाला व्यापकत्व के सिद्धांत उसने नहीं अपने अंतर्गत ला पाया, वहां पर क्या किया, उसने कुशासन और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया उन पर और उनको अपने अंतर्गत ला लिया। इसके शिकार कौन कौन हुए, अवध और हैदराबाद, अवध के नवाब और हैदराबाद के निजाम। ठीक है, और उसने क्या किया, पेंशन प्रथा बंद कर दिया।
ठीक है, उत्तराधिकारियों को। इसके शिकार में कौन कौन आए, इसका सबसे महत्वपूर्ण हुआ कि जो पेशवा बाजीराव के जो दत्तक पुत्र थे नाना साहब, जो कि कानपुर में उस समय चले गए थे, उनको शिकार बनाया गया, वो इसके शिकार हुए ज्यादातर और उनको आघात पहुंचा इसका। ठीक है, क्लियर। और जो लोग इससे भी नहीं माने, ठीक है, युद्ध और आक्रमण की नीति, जैसे कि पंजाब, सिक्किम और बर्मा पर इन्होंने वो क्या कहते हैं, नीति अपनाई आक्रमण का, युद्ध का, और उनको अपने अंतर्गत मिला लिया। ठीक है, क्लियर। और इनका प्रभाव क्या क्या पड़ा, तो देखिए प्रभाव सबसे बड़ा डलहौजी का जो नीति का प्रभाव था क्या, 1857 का विद्रोह, इन्हीं के प्रभावों का विरोध में वहां पर लाया गया था। निष्कर्ष में बात कर लिया कि डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत इस गति से परिवर्तन किया जो अन्य किसी अभियान से संभव नहीं था। या तो आप ये वाला निष्कर्ष लिख दो या उसने लिख दो कि 8 सालों में उसने 8 राज्यों को अपने ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत जिस प्रकार से सम्मिलित किया, यह किसी और के साम्राज्य में या किसी और गवर्नर जनरल के साम्राज्य में कार्यकाल में संभव नहीं हो सका। तो बस इस हिसाब से लिख करके मैटर को क्लोज करें। ठीक है, सो एवरीबॉडी, आई होप सो कि आप जरूर सजेस्ट करना कि आपको आज का आंसर राइटिंग कैसा लगा, आप कैसा फील कर रहे हैं, क्या कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो रहा है या नहीं, या किसमें और कुछ नया इनोवेशंस करने की आवश्यकता है। देखिए मैं धीरे धीरे लेवल को बढ़ाता जाऊंगा, फिलहाल आप बस प्रैक्टिस करते रहिए। सो थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं फिर अगले सेगमेंट में। हाँ, थोड़ा सा लेट हो गया था इस वीडियो को अपलोड करने में, सो सॉरी। हम बिल्कुल सही समय पे अपलोड करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।